नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। Please note down the case M.L. Sethi versus R.P. Kapoor. M.L. Sethi versus R.P. Kapoor. What was held in this case? Very important. Say, there are 2 lines for you now. Don't get confused. Karan Singh, Chaman Paswan, defect of jurisdiction strikes at the very authority of the court. है ना, ये बात आ चुकी है। सेकंड बात आ गई आपकी, defect does not go if it is irregularly exercised. Defect does not go to the root of matter. It can be corrected in appeal or revision. Now, this is the case, a landmark decision in Anis Minnick Limited versus Foreign Compensation Commission. केस का नाम कौन सा है? एनिस मिनिक लिमिटेड वर्सेस फॉरेन कंपनसेशन कमीशन। इस केस को साइट किया गया, दिस केस वाज साइटेड इन केस ऑफ व्हाट? एमएल सेठी वर्सेस आरपी कपूर। ध्यान से सुनिएगा, इस केस का नाम क्या है? एमएल सेठी वर्सेस आरपी कपूर। In this case, what the court held, that after this decision, Anis Minnick Limited versus Foreign Compensation Commission, इस केस में कमीशन वाले केस में जो रूलिंग आई है, उसके बाद में जो पोजीशन क्या हो चुकी है, जो अभी आप कह रहे थे, आप क्या कि लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन एंड एरेनियस एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन। लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन को हम बोलते हैं जुरिस्डिक्शनल एरर, बोलते हैं हम। वी सेड व्हाट? जुरिस्डिक्शनल एरर। इसको हम बोलते हैं एरर ऑफ लॉ विद इन जुरिस्डिक्शन। प्लीज ध्यान से देखिए, एरेनियस एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन को हम लोग बोल सकते हैं एरर ऑफ लॉ विद इन जुरिस्डिक्शन। कि भाई जुरिस्डिक्शन तो है, विद इन जुरिस्डिक्शन है, बट देयर इज ए एरर ऑफ लॉ, इट इज कॉल्ड एरेनियस एक्सरसाइज। एंड व्हेन वी से लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन मींस इट इज द जुरिस्डिक्शनल एरर। इनका जो डिस्टिंक्शन है, इनका डिफरेंस मैं आपको पिछले आधा घंटे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। उसके बारे में उन्होंने क्या कहा? दिस डिस्टिंक्शन हैज वर्चुअली एसिमिलेटेड। इनका अब जो डिफरेंस है लगभग वो अब समाप्त हो चुका है। नहीं समझ पाता? इट हैज बीन वर्चुअली एसिमिलेटेड। और दूसरे शब्दों में क्या कहा, बड़े अच्छे शब्दों में, reduced almost to a vanishing point।
कि ऑलमोस्ट टू ए वैनिशिंग पॉइंट, कि इनका जो टेक्निकल डिफरेंस है वो लगभग अब खत्म हो चुका है. इट मीन्स बोथ शुड बी चैलेंज्ड. अगर नहीं करते हैं तो डिक्रीमेटेड एज फाइनलिटी. समझ में आता ही नहीं आपको? तो प्लीज डोंट फॉरगेट एमएल सेठी, आरपी कपूर, एनएस मिनिक लिमिटेड वर्सेस फॉरेन कंपनसेशन कमीशन एंड रेफरेंस इज बाई. किसी को और पढ़ना हो डिटेल में, प्लीज गो टू टकवानी टेक्स्ट बुक, यू विल सी ऑल दोज डिटेल्स देयर ऑल्सो. कर लेंगे आप लोग. सो दिस इज व्हाट दिस द टॉपिक इज व्हाट लैक ऑफ जुरिसडिक्शन एंड इर्रेगुलर एक्सरसाइज. अब इसको ना और समझने के लिए एक पॉइंट समझ लीजिए इस तरीके से. आप ये आप पढ़ते हैं जब सेक्शन 21 पढ़ेंगे तब भी पढ़ाया जाता है. उसमें देखिए जुरिसडिक्शन हुए आपके. प्लीज सी दिस स्लाइड and try to understand this. When can we say that court lacks jurisdiction? There is a defect or want of jurisdiction. Jurisdiction है ही नहीं. When can it be said? When can be said? It is very important. See, then for to understand this concept, you will have to understand these three kinds of jurisdictions. Division of jurisdiction: territorial limits, pecuniary limits and subject matter. When a court has no territorial jurisdiction or pecuniary limits jurisdiction and the defendant does not object to this, मेरी बात समझ रहे हैं? The court has no territorial jurisdiction or no pecuniary jurisdiction, but the same has not been objected to by the opposite party at the earliest possible opportunity. Got it? Then and the matter has been decided against him, he will go to the appeal, and then he cannot say that, Lordship, this court has no territorial jurisdiction to decide this case. This court has no pecuniary jurisdiction to decide the case, because question will be asked, where were you sleeping? So कहाँ रहते तुम पहले? Why did not you object at the earliest possible opportunity? Only point to be considered in that will be whether there is a prejudice to that party or not, whether there is a failure of justice because of these two kind of lack of jurisdictions. But when the objection is this relating to the subject matter, this court has no jurisdiction to decide upon the subject matter itself, then we say it is the matter of defect of jurisdiction or want of jurisdiction, because it inherently this court was not having jurisdiction. आप समझ रहे हैं इस बात को? ये कोर्ट इस टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में क्या कहेंगे? सर कोर्ट तो सिविल कोर्ट ही है, ऐसा मैटर सुन सकती थी, पर इसलिए नहीं सुनना चाहिए था इसको क्योंकि इसका क्षेत्र दूसरा है. बट एटलीस्ट ये कोर्ट तो सेम है ना. इट हैज द सेम कैपेसिटी टू लिसन दी डिसाइड द केसेस ऑफ सिमिलर टाइप्स. इट हैज द जुरिसडिक्शन अपॉन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द केस. आर यू गेटिंग इट और नॉट? सपोज कीजिए DRT है ना, या यूपी में चले जाइए रिवेन्यू कोर्ट्स अलग से वहाँ पर है ना. ऐसा मान लीजिए फैमिली कोर्ट है, आप सब लोग फैमिली पर रहते हैं, दैट डिसाइड्स ए केस ऑफ सिविल नेचर. नाउ इन दिस केस, मोटा मोटा समझा रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ इसको. दिस केस फैमिली कोर्ट हैज नो जुरिसडिक्शन ऑन द सब्जेक्ट मैटर इटसेल्फ. समझ रहे हैं बात? ये तो द व्हेन देयर इज ए error of subject matter related, then this is the case of defect of jurisdiction, want of jurisdiction, and these two kinds of jurisdictional errors are not considered to be as important. In this case only what is to be required, that if you are objecting to this, take objection at earliest possible opportunity, section 21 CPC. Otherwise if you don't object even this, supposedly it will be the case decided by the court who was devoid of such kind of jurisdictions. समझे नहीं? हाँ ना बताइए. अभी कर लेंगे आप लोग.
तो दिस इज को ध्यान, वांट ऑफ जुरिडिक्शन हम कब कहते हैं, इस केस में हम कहेंगे व्हेन द कोर्ट हैज नो जुरिडिक्शन टू डिसाइड अपॉन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द केस इटसेल्फ. तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक लैक ऑफ जुरिडिक्शन एंड इर्रेगुलर एक्सरसाइज ऑफ, टू बी कंटिन्यूड. चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास ऑफ सेक्शन 9 CPC. बिफोर आई स्टार्टेड आई आस्क्ड यू क्वेश्चन कि भाई कि इफ द कोर्ट इज लैकिंग इन द जुरिस्डिक्शन रिलेटिंग टू टेरिटरी और पिक्यूनरी on the one hand, or a court is lacking in the jurisdiction relating to subject matter, what will the consequence? So try to understand this fact. Suppose a decree has been passed. Suppose a decree has been passed by a court. एक न्यायालय ने एक डिक्री पास कर दी है ना, and that decree was passed in the absence of the pecuniary jurisdiction or territorial jurisdiction. उस कोर्ट को ना तो धन संबंधी पिक्यूनरी जुरिडिक्शन था, ना ही उसको क्षेत्र संबंधी जुरिडिक्शन था, और डिक्री हैज बीन पास्ड. देन द मैटर विल गो इनटू द अपील. तो व्हाट विल बी द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी एंड व्हाट शुड बी द माइंडसेट ऑफ द कोर्ट, व्हाट शुड बी द परसेप्शन ऑफ द कोर्ट, हाउ द कोर्ट विल सी इट. When the aggrieved party say in the appellate court that this decree has been passed despite the fact that this court was not having pecuniary or territorial jurisdiction. समझ में आता भी, कोर्ट अगर ये, अब एग्रीड पार्टी जो पीड़ित पक्ष है, अगर कोर्ट में ये कहता है कि जी डिक्री पास कर दी गई, कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, डिक्री पास कर दी, लेकिन इस कोर्ट को ना तो pecuniary jurisdiction था या फिर इसको टेरिटोरियल जुरिडिक्शन नहीं था, then court will ask, court will not declare that, अगर ये प्रूव भी हो जाए, अगर ये प्रूव भी हो जाए कि in reality court was not having either the pecuniary jurisdiction or territorial jurisdiction, तो what will be the fate of that decree, उस डिक्री का फेट क्या होगा. कोर्ट ये पूछेगी, अपीलेट कोर्ट विल आस्क ए क्वेश्चन फ्रॉम द एग्रीड पार्टी कि whether you objected to this at the initial stage or not. This court was not having pecuniary jurisdiction or territorial jurisdiction. Did you object to such kind of lack of jurisdiction at the first opportunity or not? आप समझ रहे हैं बात ये, कोर्ट अपीलेट कोर्ट ये क्वेश्चन पूछेगी कि ठीक है, we agree this court was not having territorial jurisdiction, you are right, लेकिन ये तो बता दो, क्या तुम आज जागे हो, अपील में जागे हो, क्या आपने ये ऑब्जेक्शन जब ट्रायल चल रहा था लोअर कोर्ट के सामने ये ऑब्जेक्शन किया था आपने? डिड यू ऑब्जेक्ट एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी और नॉट? इफ द आंसर इज नो, देन सेकेंड क्वेश्चन विल बी सीन बाय द कोर्ट, अपीलेट कोर्ट, व्हाट, दैट वेदर एनी प्रेजुडिस हैज बीन कॉज्ड टू यू जस्ट बिकॉज ऑफ दिस. क्या केवल इस वजह से, क्योंकि कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन नहीं था टेरिटोरियल या पिक्यूनरी, उससे क्या आपके साथ किसी प्रकार का अन्याय हुआ, प्रेजुडिस हुआ? तो एवरीथिंग विल डिपेंड अपॉन द आंसर्स ऑफ दीज टू क्वेश्चंस. रेजिंग ऑफ द ऑब्जेक्शंस एट द वेरी फर्स्ट और इनिशियल स्टेज, अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज, एंड द रिजल्टेंट कॉन्सिक्वेंस, रिजल्टेंट प्रेजुडिस टू द एग्रीड पार्टी. सभी बात इस पर निर्भर करेगा कि भाई पहली बार में आपने इस पर कब ऑब्जेक्शन किया था, और डिस्पाइट द फैक्ट की जुरिडिक्शन नहीं है, उस पर आप पर असर क्या पड़ा, क्या आपको उसका नुकसान हुआ, नहीं हुआ. अगर नुकसान हुआ, ऑब्जेक्शन भी अर्लीस्ट पॉसिबल पे लिया गया था, इन दैट केस दैट डिक्री में बी रिवर्स्ड डिपेंडिंग अपॉन द विजडम ऑफ द अपीलेट कोर्ट. आप समझ रहे हैं मत? इट मीन्स व्हाट, just because a court is not having territorial or pecuniary jurisdiction and the decree has been passed, just because of this reason no decree shall be reversed for this purpose. Just a fact of lack of pecuniary or territorial jurisdiction will not be sufficient for the reversal of decree in the appellate decree. केवल टेरिटोरियल और पिक्यूनरी जुरिडिक्शन का नहीं होना एकमात्र यही कारण पर्याप्त नहीं होगा उस डिक्री को अपास्त करने के लिए, उस डिक्री को नलिफाइड करने के लिए. बात समझ में आ गई?
वहां पर आपको एक्स्ट्रा समझाना पड़ेगा कोर्ट को कि नोट नंबर 1, दिस कोर्ट वाज नॉट हैविंग जुरिस्डिक्शन. फर्स्ट, दिस कोर्ट वाज नॉट हैविंग पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन. नंबर 1 फैक्ट. सेकेंड फैक्ट, I have also objected at the earliest possible opportunity. Third fact, because of this, I suffered a lot. Prejudice was caused to me. If it happens, if these three facts are admitted by the court कि these are true, real effect यही है, then court may think of reversing the decree. आगे बात समझ में. Now come to the second category, second part पर कि now the court is not having jurisdiction relating to subject matter. Again the decree has been passed. जो केस की विषय वस्तु है उसके संबंध में जुरिस्डिक्शन नहीं है कोर्ट को. कोर्ट ने डिक्री पास कर दी. अगेन यू आर गोइंग टू अपील. इन दैट केस इफ यू प्रूव दैट दिस कोर्ट वाज नॉट हैविंग जुरिस्डिक्शन रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मैटर, court will not ask you कि did you object at the earliest possible opportunity, whether any prejudice was caused to you. These questions will not be asked to the aggrieved party. aggrieved party से ये प्रश्न नहीं करे जाएंगे. अब यही बात प्रूव होगा कि हाँ भाई this court was lacking the jurisdiction relating to subject matter. Decree will be nullified. Decree will be declared as null and void. Are you getting it or not? तो डिफरेंस समझ रहे हैं आप लोग इसका कि इन दोनों में क्या अंतर पड़ेगा. इन बोथ केसेस में पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन के केस में या टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के केस में कोर्ट विल गो इनटू फर्दर डिटेल्स कि वेदर एनी प्रेजुडिस हैज बीन कॉज्ड टू यू और नॉट. ठीक है. एंड इन दैट केस इफ दिस फैक्ट कम्स टू द नॉलेज ऑफ दिस, बिकॉज क्यों होगा, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जुरिस्डिक्शन है, दैट गोज टू द रूट ऑफ द मैटर. That goes to the root of the matter. Inherently court was not having any power and then decided it, so it will be a nullity. This decree will be a nullity and that can be challenged at any point, even in the education or in any collateral proceedings. Please raise hand अगर ये बात समझ में आ गई हो तो. हालांकि ये पिछली क्लास का भाग था, लेकिन क्योंकि मुझे समझ में लगा कि अभी शायद और समझाने की जरूरत है आप लोगों को, तो आज समझ में आ गया बड़े तरीके से इन दोनों का अंतर. कोर्ट अपीलेट कोर्ट का परसेप्शन चेंज हो जाएगा, दोनों को देखने का तरीका अलग होगा. उसमें वो देखें कि ऑब्जेक्शन कब किया, उसका असर क्या पड़ा आपके पास, आपके इंटरेस्ट पे कितना फर्क पड़ता है. लेकिन इन दैट केस ऐसे समझिए आप लोग, मैं आपको ऐसे उदाहरण समझा सकता हूँ कि एक व्यक्ति बीमार हो गया और वो डॉक्टर के पास गया. डॉक्टर ने इलाज कर दिया. अब उसका मर्ज सही नहीं हुआ. उस डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर जो पेशेंट है वो डॉक्टर की शिकायत लेकर अथॉरिटीज़ के पास जाता है, MCA मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास जाता है कि इन्होंने मेरा इलाज गलत करा है. मैं गया था एलोपैथिक डॉक्टर के पास और ये निकले आयुर्वेदिक. He was not having that qualification to treat me. ये तो आयुर्वेदिक डॉक्टर निकले. समझ में आ गई बात. तो MCI ने कहा कि देखो एक बात सोचो, आयुर्वेदिक हो या हो, है तो डॉक्टर. एक बात, तुमने ये बात पहली बार कब चली पता कि तुम आयुर्वेदिक दवाई खा रहे हो या एलोपैथिक दवाई खा रहे हो, तुमने तब कोई ऑब्जेक्शन किया. और तीसरी बात, भाई आयुर्वेदिक दवाई खाई है, केवल दवाई से तुम्हें नुकसान क्या हुआ. ये 2-3 सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे पेशेंट को. अब दूसरी चीज समझ लीजिए, पेशेंट फिर बीमार हुआ, फिर वो इलाज के लिए गया और अब की बार वो उसने फिर शिकायत लेकर गया MCI के पास कि ये तो डॉक्टर ही नहीं है, इसका डिग्री ही नहीं है. तो यहां पर MCI कहेगी भाई अब ये कुछ ज़्यादा हो गया है ना. तो यहाँ पर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हें नुकसान क्या हुआ, तुमने ऑब्जेक्शन क्या करा क्या नहीं करा, बिकॉज दैट पर्सन हु इज ट्रीटिंग वाज लैकिंग द डिग्री इटसेल्फ, क्वालिफिकेशन ही नहीं है वो. तो दिस इज द डिफरेंस व्हेन ए कोर्ट लैक्स इन द जुरिस्डिक्शन रिलेटिंग टू सब्जेक्ट मैटर and when a court lacks in the jurisdiction towards the pecuniary jurisdiction or
टेट्राहेड्रल। आई होप इट इज एम्पली क्लियर इन योर माइंड नाउ। कभी नहीं भूलेंगे अब तो मेरे ख्याल से। चलिए, थैंक यू। दोस्तों, एक एजुकेशन एक ऐसी चीज है, ज्ञान एक ऐसी चीज है जो जितना बढ़ाओगे, जितना शेयर करोगे उतना बढ़ेगा। तो आपकी शेयरिंग में भी आपको दुआएं मिलेंगी। हो सकता है किसी स्टूडेंट का आपके थ्रू भला हो जाए। हमारा चैनल, हमारी वीडियोस हो सकता है आपके माध्यम से, और हो सकता है वो इंसान जज बन जाए, तो कहीं ना कहीं आपका कंट्रीब्यूशन उसमें भी हो जाएगा। इसलिए कम से कम एक बात पर कंजूसी मत कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इसको, और इसको एक अच्छा सा कमेंट भी लिखिए, शेयर भी कीजिए इसको। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारे चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।